इन आवर न्यू क्लास। लास्ट टाइम अपने यूनिट चले थे काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट में बेटा आपने स्टडी किया था कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एंड विच फॉलो द लॉ ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के मेजरमेंट के लॉ को जो ओबे करती है और जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको आपने फिजिकल क्वांटिटी कहा था। जैसे मास है, जैसे टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, इन क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हो। तो ये क्या हो गई थी, फिजिकल क्वांटिटी हो गई थी, ठीक है। और जैसे एनी टाइप ऑफ फीलिंग्स है, जैसे हैप्पीनेस है, सैडनेस है, टेम्परनेस है, गुस्सा है, खुशी है, दर्द है, प्यार है, इन चीज़ों को आप मेजर नहीं कर सकते, तो इनको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह सकते थे। फिर आपने ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेसिस पर अपने फिजिकल क्वांटिटी को क्या किया था, डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। कितने टाइप में, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। ये तीन क्वांटिटी के बेसिस पर आपने स्केलर, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेसिस पर आपने फिजिकल क्वांटिटी को क्या किया था, डिवाइड किया था। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेसिस पर आपने इसका क्लासिफिकेशन किया था। क्या, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज एंड टेंसर क्वांटिटीज। ये क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आप 9th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। जो नया वर्ड है दैट इज टेंसर, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्केलर क्वांटिटी के बारे में आप जानते हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या थी, द क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, मींस जिसकी वैल्यू डायरेक्शन की वजह से चेंज नहीं होती है, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे। और जिन क्वांटिटीज की डायरेक्शन की वजह से वैल्यू चेंज हो जाती है उसको आप वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। तो इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि रिसेंटली जो लेक्चर दिए थे हमने उनमें हम इनको बहुत अच्छे से क्लासीफाई कर चुके हैं, इनका डिफरेंस क्रिएट कर चुके हैं। तो अब उनके ऊपर हम दोबारा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस एक बार इसकी क्विक डेफिनेशन ले लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी कौन सी थी, द क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, टाइम, टेम्परेचर, मास, स्पीड, डिस्टेंस एटसेट्रा, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी थी, द क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, उन क्वांटिटीज को आप क्या कहते थे, वेक्टर क्वांटिटी कहते थे। इसके एग्जांपल में आप लेके चल सकते हो एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एटसेट्रा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एटसेट्रा, ठीक है। नाउ द थर्ड क्वांटिटी इज टेंसर। टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनकी कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होती। जिन क्वांटिटीज की मैग्नीट्यूड तो होता, बस जिसके पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, मींस अलग अलग डायरेक्शन में उसकी अलग अलग डायरेक्शन में उसकी अलग अलग वैल्यू होती है, उन टाइप ऑफ क्वांटिटीज को आप क्या कहोगे, टेंसर क्वांटिटीज कहेंगे, ठीक है। जैसे स्ट्रेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनकी कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। स्ट्रेस, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता दूं तो आपने क्या किया, आपकी क्लास में 6-7 बच्चे हैं जैसे, ठीक है। तो आपने क्या लिया, एक चादर ले ली। एक चादर को 6-7 बच्चे ऐसे पकड़ के खड़े हैं, एक ने ये कॉर्नर पकड़ लिया, एक ने इधर से, एक ने उधर से, एक ने उधर से, एक ने बीच बीच में से, और उसको पूरा ऐसे तनाव है, पूरी स्ट्रेस्ड है, वो खींची हुई है वो चादर पूरी की पूरी, ठीक है। फिर आपने क्या किया, एक स्टोन लिया 5 kg का और उसको आपने क्या किया, उसके बीच में रख दिया ऐसे। तो आप क्या देखोगे कि जो चादर के सभी एंड जो पहले खींचे हुए थे, अब वो क्या आ चुके हैं, स्ट्रेस में आ चुके हैं। और उसके अंदर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुई है, स्ट्रेस का अपना जो टॉपिक है वो आगे डिटेल में भी आएगा। स्ट्रेस क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। मींस जैसे इस मार्कर के ऊपर मैं इस डायरेक्शन से भी फोर्स लगाऊं, इस डायरेक्शन से भी फोर्स लगाऊं, तो इसके अंदर क्या होगी, इस फोर्स को जो मैंने बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, इसको रोकने के लिए इसके अंदर रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस
प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ है पर यूनिट एरिया के अंदर कितना रेजिस्टिंग फोर्स इसके अंदर इंड्यूस हुआ है, वो क्या होती है, स्ट्रेस होती है। तो जैसे मैंने वो चादर वाला आपको एग्जांपल दिया था, वो चादर पहले 6-7 बच्चे उसको चारों एंड से 5-6 एंड से पकड़े हुए हैं और वो पूरी की पूरी खींची हुई है। अब आपने 5 kg का स्टोन लिया और उसके जस्ट अंदर रख दिया मिडल में, तो अब क्या होगा, उसके हर कॉर्नर में क्या आ गया, स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। अब उसकी कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन ना होके रैंडम डायरेक्शन है उसकी, तो इसलिए उसको आप क्या किस क्वांटिटी के अंदर रख दोगे, टेंसर क्वांटिटी के अंदर रख दोगे। हैव नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, इनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है। हैव नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, स्केलर, टेंसर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो स्केलर और वेक्टर के बीच में जो डिफरेंस है वो तो हम पहले भी खैर पढ़ चुके हैं। अब अपना जो ज्यादा फोकस रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, वेक्टर के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो वेक्टर जैसे एक क्वांटिटी है ए, ये कोई भी क्वांटिटी है ए, ये क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस क्वांटिटी को हम कैसे लिखें कि जस्ट इसको देख के ही आपको ये पता चल जाए, एक क्वांटिटी बी ले ली हमने, एक क्वांटिटी क्या ली है बी और एक क्वांटिटी आपने क्या ली है ए, तो जस्ट इनको लिखने मात्र से आपको ये पता चल जाए कि इनमें से कौन सी तो क्वांटिटी वेक्टर है और कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। तो इनका रिप्रेजेंटेशन आज हम सीखेंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। मान लेते हैं ये क्वांटिटी ए है और अगर आप इसके ऊपर बेटा ये एक इस तरह का एरो लगा दोगे, तो ये अब रिप्रेजेंट करेगा किसको, वेक्टर क्वांटिटी को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर क्वांटिटी को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वेक्टर क्वांटिटी को। इसके ऊपर जो आपने एरो लगाया है, इसको, इसका जो ये स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं, टेल। और ये जो इसका आगे वाला है, इसको बोलेंगे हेड। क्या बोलेंगे, हेड। अब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, टेल पॉइंट है, ये इसका इनिशिएशन पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और ये जो डायरेक्शन है इसकी, ये एरो जो दिखाएगा यहाँ पर, ये क्या दिखाएगा, इसकी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो इसकी लेंथ है, पाथ लेंथ है, ये इसके क्या रिप्रेजेंट करेगी, इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, दोनों चीजें होती हैं। तो इसलिए आपके पास जैसे क्या है, एक क्वांटिटी मैंने ये दिखा दी ए और एक क्वांटिटी मैंने बी दिखा दी इस तरह से। ठीक है, तो इन दोनों क्वांटिटी को जस्ट देखने से ही आप बता दोगे कि इसमें से क्वांटिटी ए बड़ी है या क्वांटिटी बी बड़ी है। क्यों, इसका जो आप देख रहे हो, इसका जो आपका जो एरो हेड था, ये एरो हेड जो है, एरो की जो पाथ लेंथ है, वो आपको क्या दिखाई दे रही है, छोटी दिखाई दे रही है। इसकी क्या दिखाई दे रही है, बड़ी दिखाई दे रही है। तो मींस इसकी जो लेंथ होगी ना, पाथ लेंथ होगी, ये इसके क्या रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। और ये जो एरो है, ये इसके क्या दिखाएगा, डायरेक्शन को दिखाएगा। राइट, तो इसमें से बी क्वांटिटी छोटी है एज कंपेयर टू ए, क्योंकि इसकी जो पाथ लेंथ है वेक्टर की, वो क्या दिखाई दे रही है, आपको छोटी दिखाई दे रही है। राइट, इसका ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, टेल, और ये क्या हो जाएगा, हेड, एरो है। राइट, तो ये था इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। ये इसका ग्राफिकल मेथड है और ये इसका अलजेब्रिकल मेथड, मतलब मींस मैथमेटिकल फॉर्म में अगर आपने इसको दिखाना है, वेक्टर को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है, तो आप किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। राइट, अब हम आगे चलते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर आज हम स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं पोलर वेक्टर। क्या लेके चल रहे हैं, पोलर वेक्टर। तो पोलर वेक्टर कौन से होते हैं बेटा, पोलर वेक्टर वो होते हैं ऐसे वेक्टर जिनकी वही डायरेक्शन होती है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दी ऑब्जेक्ट होती है। मींस जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी डायरेक्शन में उस वेक्टर की डायरेक्शन होती है। पोलर वेक्टर्स आर द वेक्टर्स are the
ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में इस वेक्टर की डायरेक्शन होती है, तो उस टाइप ऑफ वेक्टर को आप क्या कहोगे? पोलर वेक्टर कहोगे। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे एक बस है, वो क्या कर रही है? स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है। एक बस है जो स्ट्रेट रोड पर आगे की तरफ मूव कर रही है, तो बस भी अपनी आगे की डायरेक्शन में ही जा रही है और उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब हम लेंगे तो वो भी उसी डायरेक्शन के अलोंग आप मेजर कर रहे हो, तो ये इस टाइप का वेक्टर क्या हो जाएगा? पोलर वेक्टर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है एक्सियल वेक्टर। कौन सा है? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर कौन से होते हैं बेटा? एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन जिन वेक्टर्स की डायरेक्शन होती है उनको आप क्या कहोगे? एक्सियल वेक्टर कहोगे। जैसे इस एक्सिस के अलोंग आप क्या कर रहे हो? एक रिंग को रिवॉल्व कर रहे हो। यहाँ पे आपने एक रिंग डाली और उसको इस तरह से आप क्या कर रहे हो? इसके अंदर रोटेट करवा रहे हो। तो इसके यहाँ इसका जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसके ऊपर लगेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। ये इस तरह से इसके सर्कुलर मोशन में जो इसको मूव करवाने के लिए रिस्पांसिबल है वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। मींस फोर्स की डायरेक्शन आपकी ये वाली आ गई, फोर्स की डायरेक्शन ये वाली आई है, ये इस तरह से, ये आपका क्या आ गया? फोर्स आ गया। लेकिन इसको जो रोटेशनल इफेक्ट इसके अंदर प्रोड्यूस करवा रहा है वो टॉर्क की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? इस डिस्क का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर टू द सरफेस आ जाएगी, ठीक है। मींस आपको इसके अंदर जो याद रखना है वो क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनके डायरेक्शन होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अलोंग कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है उस एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन होती है उस टाइप के वेक्टर्स को आप क्या कहोगे? एक्सियल वेक्टर कहेंगे, राइट। इसके बाद हम लेके चलेंगे यूनिट वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर, दैट इज यूनिट वेक्टर। सबसे पहली बात, यूनिट वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे एक वेक्टर ए लिया है आपने, उसका अगर यूनिट वेक्टर की आप बात कर रहे हो तो उसके आगे ऊपर अगर आप छोटी सी कैप लगा देते हो तो इसका मतलब हो जाता है ये इसके यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये कि आपने इसके ऊपर एक कैप लगा दी है तो ये इसका क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसके यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड तो होता है यूनिट मींस 1, और जिसकी डायरेक्शन होती है कौन सी? एज द प्रीवियस और पेरेंटल वेक्टर, आप कह सकते हो इसके लिए प्रीवियस वेक्टर और गिवन वेक्टर, और गिवन वेक्टर, प्रीवियस वेक्टर कह दो या फिर गिवन वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन इसकी रहेगी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? 1 रहेगा। जैसे आप ये मान के चल सकते हो आपको अपने पेरेंट्स से जो सरनेम मिला है, जो सरनेम मिला है, अब देखो वो सरनेम तो क्या हो जाएगा? इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, लेकिन उसका जो नाम है आगे वाला नाम तो चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका पीछे वाला जो सरनेम है किसी भी बच्चे का, उसको उसके पापा से मिला, उसके पापा को उसके पापा से मिला, दादाजी से मिला, मींस तो ये सरनेम आगे आगे ऐसे चलता रहता है। तो जो यूनिट वेक्टर होती है उसकी डायरेक्शन तो क्या रहेगी? वही रहेगी। डायरेक्शन तो क्या रहेगी? जो जिसके यूनिट वेक्टर, जिस मेन वेक्टर को ये यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस मेन वेक्टर की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इस यूनिट वेक्टर की रहेगी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? 1 रहेगा। मींस एक कंप्लीट वेक्टर ए है, अगर उसको आपने रिप्रेजेंट करना है तो उसको आप किस प्रकार रिप्रेजेंट करोगे? यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हो गया 1 और डायरेक्शन होगी कंप्लीट, मींस जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इसकी है। तो इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ए का मैग्नीट्यूड इनटू में ए यूनिट वेक्टर, ये लाइक दिस। ये अब क्या रिप्रेजेंट करेगा? इस कंप्लीट वेक्टर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है? ए मॉडुलस है। क्या है ये? मॉडुलस। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मॉडुलस है और ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो दो साइन मैंने इसके दोनों तरफ लगाए हैं, इसके किसको रिप्रेजेंट करेगा? मॉडुलस को। और ये इसका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये इसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो तो वो क्या बन जाता है? कंप्लीट वेक्टर बन जाता है। यहीं से अगर आप इसकी यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालना चाहो तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी?
द कंप्लीट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, लाइक दिस। ठीक है, तो ये एक यूनिट वेक्टर को निकालने का आपका फॉर्मूला है, राइट। ठीक है, अब जैसे हमने मैथ में स्टडी कर रखा है क्या कि हम जो मेनली तीन एक्सिस लेके चलते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब जब भी हम फिजिक्स में आगे बात करेंगे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर लाई कर रहा है 2x 3y 4z, सॉरी 4z, ये किसी ऑब्जेक्ट की क्या है, सिचुएशन है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के अलोंग उसकी पोजीशन बता रखी है। ठीक है, अब अगर उसको आप वेक्टरली रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इसको हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। अब इन बातों को याद रखेंगे कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लिया जाता है उसको हम आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लिया जाता है उसको आप जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लिया जाता है उसको आप के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब ये जो है इसको मैं अगर वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, तो कैसे दिखाऊंगी, 2i 3j और 4k। ठीक है, अब जहां भी आपको i दिखेगा, i कैप दिखेगा, इसका मतलब वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x एक्सिस में ये जो 2 है ये तो इसके मैग्नीट्यूड को दिखाई देगा, रिप्रेजेंट करेगा, और i इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मींस x एक्सिस में ये 2 है, y एक्सिस में ये 3 है, j दिखाई रिप्रेजेंट करेगा इसके डायरेक्शन को, और 3 रिप्रेजेंट करेगा इसके मैग्नीट्यूड को। z एक्सिस हमें कैसे पता है z एक्सिस में है, क्योंकि z एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है उसको आप k कैप मान के चल रहे हो, तो यहाँ पर 4k है। इट मींस 4 तो इसका क्या हो गया, 4 तो इसका मैग्नीट्यूड है और k इसका क्या है, यूनिट वेक्टर है, राइट। तो इस तरह से आप इसका क्या रिप्रेजेंट करोगे, किसी भी क्वांटिटी को x y z एक्सिस में अगर रिप्रेजेंट करना है तो i आप यूज करोगे x के लिए, y j आप यूज करोगे y के लिए, और k आप यूज करेंगे z के लिए। ठीक है, अब जैसे आपके पास कोई क्वांटिटी गिवन है, क्या एक क्वांटिटी दे दी, मान लेते हैं कोई, ये कितनी दे रखी है, 2i + 4j + 3k, मान लेते हैं ये दे रखी है। ठीक है, और इसका आपको क्या करना है, इसका आपने यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ये यूनिट वेक्टर किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाएगा, द वेक्टर 2i + 3j + 4k, ये यहाँ पर आप क्या दिखाएंगे इसकी, +4k कंप्लीट वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। मींस इसका जो फॉर्मूला है वो नेट फॉर्मूला क्या है, xi + yj + zk डिवाइडेड बाय x² + y² + z², राइट। ये इसके यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब आपको कोई भी यहाँ पर डाटा दिया जा सकता है, जैसे इसको आप और भी सिंप्लीफाई करना चाहो तो क्या आ जाएगा, 2i + 3j + 4k डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 + 16 20 और 29, ये इसका क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा, राइट। आपके पास एक क्वांटिटी गिवन है b = 3i + 4j + 9k, इसका आप यूनिट वेक्टर निकाल के एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्वांटिटी b whose value is given 3i + 4j + 9k, इसका आप यूनिट वेक्टर निकालने की ट्राई करेंगे, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर जैसे ये आपको एक्स एक्सिस दे रखी है, ये वाई एक्सिस दे रखी है, लाइक दिस। ये अपना क्या है, ओरिजिन है। क्या है ये, ओरिजिन है।
और यहाँ पर कोई पॉइंट P है और ये ओरिजिन है पॉइंट O। अब पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से मींस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उस ऑब्जेक्ट की जो एग्जैक्ट पोजीशन है उसको जो रिप्रेजेंट करेगा वो वेक्टर क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। पोजीशन वेक्टर कौन सा वेक्टर है? वो वेक्टर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस जो ओरिजिन है, ओरिजिन से जो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट है उसको जो रिप्रेजेंट करेगा वो वेक्टर क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये क्या है? एक्स वाई पोजीशन है इसकी, तो ये जो OP अपने पास पोजीशन वेक्टर होगा, P जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? OP, और इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? xi प्लस वाई जे से। x डायरेक्शन में मान लेते हैं x है उसका मैग्नीट्यूड और y डायरेक्शन में y है, और i और j क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इसके यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाए? इसका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में आपने देखना है कि पोजीशन को रिप्रेजेंट करना किसी स्टैंडर्ड या स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट से मींस ओरिजिन से, और एट प्रेजेंट उसकी पोजीशन कहाँ है उसको जो रिप्रेजेंट करेगी जो पाथ लेंथ, वो क्या कहलाएगा? उसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। राइट, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा होता है? जैसे आपने यही ले लिया, फिर से एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल पोजीशन ये है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया क्या है? r1 इसका पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर क्या था? ओरिजिन से और जो अब एट प्रेजेंट उसकी पोजीशन है उसको मिलाने वाला जो वेक्टर है, उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर है वो उसका पोजीशन वेक्टर है। मान लेते हैं ये इसका ओरिजिन O था और ये इसकी P पोजीशन है। आफ्टर टाइम t टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच जाता है क्यों पोजीशन पर। अब जो इसकी नई पोजीशन है, नया पोजीशन वेक्टर है, वो मान लेते हैं r2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और पोजीशन वेक्टर है तो वेक्टर के इसके ऊपर आप ये एरो रिप्रेजेंट करके इसका वेक्टर साइन रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था? डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपने वैसे भी पहले पढ़ रखा है। डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन क्या थी इसकी? ये थी इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट है वो उसका क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। मींस इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम t में इसने इस इनिशियल पोजीशन से जो अपनी फाइनल पोजीशन ली है उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर है वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? मान लेते हैं ये इसका r1 जो पोजीशन वेक्टर था उस टाइम पर ये x1 y1 ये क्या थी? इसकी पोजीशन थी, और ये x2 y2 पर यहाँ पर फाइनल पोजीशन में पहुंच गया। ठीक है, तो अपने पास जो r1 वेक्टर है वो क्या आ जाएगा? r1 क्या है? x1i प्लस y1j, और r2 जो वेक्टर है वो क्या आ जाएगा? x2i प्लस y2j। राइट, अब आपको जो फाइनल पोजीशन जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है वो क्या हो जाएगा? r2 वेक्टर माइनस में r1 वेक्टर, दैट इज x2i प्लस y2j माइनस में x1i प्लस y1j। अब जो x कंपोनेंट है मींस यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है जब आप वेक्टर के क्वांटिटीज के अंदर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो जो i वाले कंपोनेंट है उनको i में ही i वाले कंपोनेंट के साथ ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना, और j वाले कंपोनेंट को j वाले कंपोनेंट के साथ ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j है। ठीक है, यहाँ से x2 i था, ये x1 i था, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस का x1 हो जाएगा, तो i वाले आपने इकट्ठे कर दिए, j वाले इकट्ठे कर दिए। तो इस तरह से r2 माइनस r1 जो होगा ये इसका क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आज के लिए जो आपने डिस्कस किए हैं वो कौन कौन से वेक्टर डिस्कस किए हैं? सबसे पहले आपने डिस्कस किया क्या? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर के बाद आपने सबसे पहले आपने लिया पोलर वेक्टर, उसके बाद एक्सियल, एक्सियल के बाद जो आपने डिस्कस किया है वो कौन सा किया? यूनिट वेक्टर।
आपने डिस्कस किया पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर के बाद आपने किया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इन सभी का आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि कौन से वेक्टर में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम अदर टाइप ऑफ वेक्टर्स को स्टडी करेंगे।